देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की बेल याचिका को रद्द कर दिया है। उमर खालिद, जो पिछले 5 सालों से आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद है, उस पर आरोप कि उसने दिल्ली के दंगे करवाए। उमर खालिद के अलावा शर्जील इमाम की बेल की याचिका भी रद्द कर दी गई है, खारिज कर दी गई है। हालांकि 5 लोगों को रिहा किया गया है। सबसे बड़ी बात, यह सवाल किया जाएगा, आरोप सब पर समान थे, मगर उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहाई नहीं मिली है, 5 अन्य लोगों को रिहाई मिली है। हम उस देश के वासी हैं जहां कल 15वीं बार इस बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया गया, 40 दिनों की पैरोल पर। हम उस देश के वासी हैं जहां आसाराम को बेल पर रिहा कर दिया जाता है, जहां कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलती है, उनके मामले को खत्म कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ता है। हम उस देश के वासी हैं जहां कपिल मिश्रा नाम का भारतीय जनता पार्टी का विवादित नेता दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कहता है कि आज तो ट्रंप है, आज तो हम जा रहे हैं, कल हमें पुलिस भी नहीं रोक पाएगी। नतीजा यह होता है, दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। कपिल मिश्रा, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश एक निचली अदालत ने दिया था और उस आदेश को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया एक ऊपरी अदालत ने। आज कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री है और ये मंत्री के तौर पर क्या काम कर रहा है मैं नहीं जानता हूं। ये पूरा मामला क्या है उमर खालिद का, शर्जील इमाम का, और वो 5 लोग कौन हैं जिन्हें बेल मिल गई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि उस दौरान उमर खालिद ने किस तरह के भाषण दिए थे। सुनिए, जहां यह व्यक्ति कह रहा है कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, जहां उमर खालिद संविधान की बात कर रहा है। सुना जाए। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर मेरे अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद कर लेंगे। और दूसरी तरफ कपिल मिश्रा खुलकर कह रहा है, कल्पना कीजिए जो बात कपिल मिश्रा ने कही थी, यही बात उमर खालिद ने कही होती तो अब तक उमर खालिद को फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। सुनिए कपिल मिश्रा ने क्या कहा था। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहां तो साफ तौर पर कपिल मिश्रा कह रहा है कि आज तो ट्रंप है, हम जा रहे हैं, कल पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। और फिर क्या हुआ? दिल्ली में दंगे हुए, बड़ी तादाद में लोग मारे गए। तो सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया है? भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा को क्यों इनामित करती है? एक विवादित नेता जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां तक दी थी जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करता था, जब वो आपका विधायक हुआ करता था। तो यहां दोहरे मापदंड तो कई मोर्चों पर दिखाई देते हैं। बहरहाल, आज अदालत के सामने खबर क्या थी उस पर गौर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। हालांकि 5 अन्य लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। इन लोगों को शर्तों के साथ बेल पर रिहा कर दिया गया है, मगर उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर एक मिसाल कायम की गई है। अदालत कह रही है कि इनका मामला अलग है, इन्हें उन 5 लोगों के साथ नहीं मिलाया जा सकता जिन्हें बेल मिली है। आलोचक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत कठोर है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं और सुनाऊं कि आलोचक क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में क्या क्या कहा, उस पर गौर फरमाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साजिश में उनकी भूमिका केंद्रीय और आधारभूत यानी फॉर्मेटिव रही है। कोर्ट के मुताबिक शुरुआती तौर पर जो सामग्री सामने आई उससे पता चलता है कि उनकी भूमिका सिर्फ इक्का दुक्का या स्थानीय घटनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और रणनीतिक दिशा तय करने तक फैली हुई है। इसलिए यूएपीए की धारा 43 यानी 43D5 लागू होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी लगातार हिरासत अभी संविधान की उस सीमा को पार नहीं करती जहां कानूनी रोक को दरकिनार किया जा सके। वहीं गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम और शादाब को जमानत दे दी गई है। इन सभी पर 12 सख्त जमानत शर्तें लगाई गई हैं। कोर्ट कहती है कि सभी आरोपियों को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। हालांकि यह बात तय नहीं है कि इन सातों में कोर्ट फर्क किस तरह से करती है। कोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाया जाए। कोर्ट ने कहा कि उसने सभी आरोपियों को एक ही तराजू से नहीं तोला, बल्कि हर आरोपी की भूमिका का अलग अलग और स्वतंत्र तौर पर विश्लेषण किया है। साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए हैं। जिन अपीलकर्ताओं को जमानत दी गई है उन पर 12 सख्त शर्तें लगाई गई हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर इन शर्तों का दुरुपयोग हुआ तो उनकी जमानत यानी आजादी रद्द की जा सकती है। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार कहते हैं कि कानूनी कार्यवाही यानी ट्रायल में जो देरी हो रही है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब तक दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम या उन 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है। जो ये पूरा मामला है वो कानूनी कार्रवाई, ट्रायल ही शुरू नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ट्रायल में देरी का मतलब यह नहीं कि आपको जमानत दे दिया जाए। क्या कहते हैं जस्टिस कुमार आपकी स्क्रीन पर। जस्टिस कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यूएपीए के तहत मामलों में ट्रायल में देरी कोई ऐसा ट्रंप कार्ड नहीं है जिससे अपने आप कानून में दी गई सुरक्षा हट जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यूएपीए की धारा 43D5 न्यायिक जांच पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती। कोर्ट यह देख सकता है कि प्राथमिक तौर पर प्राइमा फेसाई कोई मामला बनता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह जांच हर आरोपी के हिसाब से अलग अलग होती है। इसके अलावा जमानत के स्तर पर बचाव पक्ष की दलीलों की गहराई से जांच नहीं की जाती। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि किसकी तरफ से कौन वकील था, मैं आपके सामने पत्रकार सौरव दास का यह ट्वीट रखना चाहता हूं जो उन्होंने किया है। यहां पर सौरव सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो कठोर बताते हैं। सौरव क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। वो कहते हैं, क्या आप इसके बेतुकेपन को समझ रहे हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में कहा है कि उनकी लगातार हिरासत अभी उस संवैधानिक सीमा को पार नहीं करती जहां कानूनी रोक को हटाया जा सके। दूसरे शब्दों में जस्टिस अरविंद कुमार का मतलब यह है कि भले ही कोई संवैधानिक अदालत तब जमानत दे सकती है जब जेल में बिताया गया समय बहुत लंबा, बेवजह या असमानुपातिक हो जाए, लेकिन उमर खालिद और अन्य के मामले में अभी जेल में बिताया गया समय काफी लंबा नहीं माना गया। देरी अभी चौंकाने वाली या असंवैधानिक नहीं है और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभी उल्लंघन नहीं हुआ है। यानी संवैधानिक अधिकार अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि कठोर यूएपीए जमानत प्रतिबंध को मात दे सकें। ट्रायल शुरू हुए बिना 5 साल जेल में रहना भी माननीय जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना वराले के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। बहरहाल जिन 5 लोगों को बेल मिली है उनके वकील इस बात को लेकर खुशी जतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं सलीम जावेद जो कि गुलफिशा के वकील हैं, आइए सुनते हैं। जिन 5 को बेल दी है हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी।
और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। सबसे बड़ी विडंबना, कपिल मिश्रा सामने आता है और बयान देता है और कहता है कि यह देश के टुकड़े करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है। आपने और हमने सब सुना था दोस्तों कि दिल्ली दंगों से पहले यह व्यक्ति क्या बयान दे रहा था। अब मंत्री पद पर बैठे हुए यह क्या कह रहा है, आप खुद सुनिए। बेल डिनाई की है और मुझे लगता है कि शुरू से जो ये बात सामने आ रही थी कि दिल्ली का दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, लंबी तैयारी के साथ किया गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको पुनः साबित करता है। यह व्यक्ति कह रहा है कि दिल्ली दंगे जो है वो एक सोची समझी साजिश थी। तो क्या कपिल मिश्रा यह बता सकता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, कि आज तो ट्रंप है हम जा रहे हैं, कल पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी? क्या कपिल मिश्रा ये बताएंगे कि इनका क्या मतलब है जब इन्होंने कहा कि कल हमें पुलिस भी नहीं रोक पाएगी? और हम ये नहीं भूल सकते, एक निचली अदालत ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए थे, जिसे एक ऊपरी अदालत ने खारिज कर दिया। यही वजह है कि आलोचक कह रहे हैं कि ये सरासर दोहरे मापदंड हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने जिन 5 लोगों को बेल मिली है उसका स्वागत किया है और उमर खालिद के लिए उम्मीद जतलाई है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि एक बात तो स्पष्ट है, जिन लोगों को जमानत मिली ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी, ट्रायल के नाम पे लगभग सिफर था और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जील को के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। देखिए, मैं स्वागत करता हूं न्यायपालिका का, जो निर्णय उन्होंने लिया है देश हित में। शर्जील इमाम ने, उमर खालिद ने, ये लोग वही काम किया, चिकन नेक को काट देना, देश के प्रति घृणा पैदा करना। जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही काम ये कर रहे हैं, जो काम कशाब ने किया उसी तरह का ये काम कर रहे हैं। ये जो लोग इनके पक्ष में खड़े होते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ये जो फैसला सुनाया गया है जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली है, इसका जो कठोर पहलू उमर खालिद के लिए यह है कि अगले 1 साल तक वो दोबारा बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 1 साल तक उन्हें कम से कम 1 साल तक जेल में रहना पड़ेगा और 1 साल बाद ही वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो न सिर्फ बेल को खारिज किया गया है बल्कि यह फैसला उनके लिए एक बहुत ही सख्त संदेश लेकर आया है कि कम से कम 1 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। मगर दोहरे मापदंड हम साफ तौर पर देख रहे हैं। कपिल मिश्रा, जिसने पुलिस की मौजूदगी में भड़काऊ बयान दिया था, वो मंत्री पद पर बैठा हुआ है। बलात्कारी राम रहीम बार बार पैरोल पर रिहा होता है, आसाराम बेल पर रिहा है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले को खत्म कर दिया जाता है। यह बात अलग है कि अदालत की दखल के बाद उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो ये दोहरे मापदंड हम साफ तौर पर देख रहे हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कटघरे में रखा जा रहा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।